नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का दोस्तों और मैं हूँ विकास टेकरे। मराठा साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं और मराठा साम्राज्य की प्लेलिस्ट के नए भागों में से ये एक भाग है। पहले भी हम हमारे पुराने वीडियोस में पेशवाओं के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इस नई सीरीज़ में हम और डिटेल में जाकर पेशवाओं और मराठा इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं किए जा रहे हैं, पेशवाओं को ही 2-3 वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने आप से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसी टीचर या प्रोफेसर के लेवल पर जाकर आपको चीज़ें समझा सकूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से जो बेहतर आपके लिए कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मराठा साम्राज्य में हम पेशवाओं को समझने की। पहले हम बालाजी विश्वनाथ बाजीराव फर्स्ट बालाजी बाजीराव के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब उन शक्तिशाली पेशवाओं के बाद मराठा साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली पेशवा की बात करते हैं, वो है माधवराव वन। दोस्तों, माधवराव वन का मराठा इतिहास में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है कि इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय से ज़्यादा दुखद था माधवराव वन की अचानक मृत्यु हो जाना। इन्होंने मराठा साम्राज्य को पानीपत की हार के बाद भी उतना मजबूत बना दिया था जितना मजबूत मराठा साम्राज्य बाजीराव वन और बालाजी बाजीराव के समय पर था। लेकिन अचानक से इनकी मृत्यु हो गई और फिर पूरी तरह से गर्त में पतन की ओर जाने लगता है मराठा साम्राज्य। 1761 से 1772 तक इनका शासनकाल रहता है। अब कोई सोचेगा कि भाई 9 ही साल में इतना कम समय है, 11 साल में ही इन्होंने क्या कर लिया होगा। तो ये देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। अंतिम योग के पेशवा एवं शक्तिशाली पेशवा ये थे। पेशवा बोले तो प्रधानमंत्री। इसने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा राज्य को शक्तिशाली राज्य बनाने का प्रयास किया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली, उनके गुट और मराठों के बीच में। चूँकि अब आप सोचेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो मराठों का उनसे क्या लेना देना था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाली दिल्ली की संधि जो कि 1719 में सैयद बंधुओं और बालाजी विश्वनाथ जो कि पहले शक्तिशाली पेशवा थे उनके बीच में हुई थी। इस संधि के तहत मुगलों को इनके अधीन कर लिया गया। मतलब कि उस समय पर तो शाहू ने मुगलों को अपना सर्वोच्च स्वीकार किया था और साथ ही साथ बहुत सारे अधिकार ले लिए थे। लेकिन बाद में बाजीराव वन के समय से ही बाजीराव वन का सपना था, यहाँ पर जो बालाजी विश्वनाथ थे पहले पेशवा, उनका सपना था कि मराठा साम्राज्य को एक महाशक्ति के रूप में विकसित करना। और उनका ये इरादा नहीं था कि हम मुगलों से भी बड़ा बन जाएंगे। लेकिन उनके जो बेटे थे बाजीराव वन, उनका ये कहना था कि अब मुगल साम्राज्य समाप्त हो चुका है, अब भारत में जो सर्वे सर्वा है वो रहेगा मराठा साम्राज्य, और हम मुगलों का स्थान लेंगे और अटक से कटक तक यानी कि पाकिस्तान से लेकर उड़ीसा तक पूरा हमारा एक छत्र भारत में शासन होगा। तो यहाँ पर उन्होंने जो मुगल थे उन्हें अपने अधीन कर लिया और 1719 की जो संधि हुई थी उसके तहत ये भी कहा गया था कि अब दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठों के पास में रहेगी। तो यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा का इनके पास में था, इसलिए अब्दाली से लड़ना सीधे सीधे तौर पर इनके सामने चुनौती आ गई थी। तो उसमें कुछ कमियों की वजह से वो हार गए थे, जिन्हें समझने के लिए आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे। आप जब तक सीरीज़ बाय सीरीज़ नहीं चलेंगे आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर पानीपत के तृतीय युद्ध में बहुत बुरी तरह से हारने के कारण मराठों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। 40,000 से ज़्यादा मराठे यहाँ पर मारे गए थे। ऐसा कोई घर नहीं था मराठा साम्राज्य का जहाँ से किसी सैनिक की मृत्यु ना हुई हो। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ी क्षति थी ये मराठों के लिए। 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन के युद्ध में माधवराव वन निजाम को पराजित करते हैं और कुछ क्षेत्र व हरजाना वसूलते हैं।
1767 ईस्वी एवं 1771 ईस्वी में मैसूर, जो कि हैदर अली यहाँ पर का था शासक, शुरुआत में यहाँ पर वाडियर वंश का शासक करता था शासन। हैदर अली के जो पिता थे वो मैसूर के क्षेत्र में उनके यहाँ पर अधिकारी के तौर पर काम करते थे। इनके जो बड़े भाई थे वो सैनिक के रूप में काम करते थे वाडियार वंश में, और हैदर अली भी वहाँ पर काम करते थे। धीरे धीरे इन्होंने देखा कि जो वाडियार वंश था वो कमज़ोर होते जा रहा था, और धीरे धीरे हैदर अली उनके सेनापति बन जाते हैं, और फिर एक समय पर आने पर वो मैसूर राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से हैदर अली मैसूर के शासक बनते हैं और टीपू सुल्तान इनके ही बेटे होते हैं। 1767 ईस्वी एवं 1771 ईस्वी में मैसूर के हैदर अली पर आक्रमण कर क्षेत्र व हर्जाना वसूला। आप सोच सकते हैं कि उस समय पर पूरे भारतीय प्रायद्वीप में हैदर अली और टीपू सुल्तान एक योग्य सेनापति के रूप में जाने जाते थे, और उन्हें पराजित करना एक बड़ी उपलब्धि थी माधवराव वन के लिए। 1772 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने आपदस्थ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को मराठों के संरक्षण में लेकर दिल्ली में स्थापित किया। महादजी सिंधिया वही थे जिन्होंने ग्वालियर में सिंधिया वंश की नींव रखी। माधवराव प्रथम ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का भी आदेश दिया था। अब किसान क्यों इनका आदेश मानेंगे? तो इसके लिए इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भूमि को बंजर बनाते हैं तो उस भूमि के आधे मालिक आप हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 एकड़ भूमि को बंजर से उर्वर बनाया, मतलब कृषि योग्य बनाया, तो उस 1 एकड़ में से आधी एकड़ के मालिक आप होंगे और आधी एकड़ जमीन का मालिक होगा राज्य। इससे ये हो सकता था कि इससे कर वृद्धि होती और साम्राज्य की समृद्धि में या फिर राजकोष में बढ़ोतरी होती। माधवराव प्रथम के समय उनके चाचा रघुनाथ राव जिन्हें राघोबा भी कहा जाता है, और मराठा साम्राज्य को बर्बाद करने में राघोबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से बाजीराव वन के लिए शाहू महाराज ने कहा था, वह एक योग्य पिता का योग्य पुत्र है, यानी कि उनके पिता बालाजी विश्वनाथ भी एक योग्य पेशवा थे, और बाजीराव वन जिनके नाम पर बाजीराव मस्तानी मूवी देखने को मिलती है, वो भी एक योग्य पेशवा थे। दोस्तों, इसके विपरीत यहाँ पर आप राघोबा के बारे में बात करेंगे तो रघुनाथ राव या राघोबा एक निम्न स्तर के अयोग्य व्यक्ति थे, और इनके बेटे जिन्हें बाजीराव सेकंड कहा जाता है, जो अंतिम पेशवा सिद्ध होते हैं, वो एक अयोग्य पिता के अयोग्य पुत्र थे। यानी कि राघोबा आधा बर्बाद कर देते हैं, और इनके बेटे बाजीराव सेकंड आगे चलकर मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से कल्याण करने में पूरी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे। देखिए, राघोबा जो थे वो पेशवा का पद पाने के लिए षड्यंत्र शुरू करते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो बाहुबली होते हैं, अमरिंदर बाहुबली है जो भी हो, तो देखते हैं कि जब उनके पिता की डेथ हो जाती है, उनके पिता जो होते हैं वो छोटे भाई होते हैं, और उनका एक चाचा रहता है भल्लाल देव का पापा, जो कि थोड़ा सा विकलांग होता है हाथ से, तो सिर्फ उसी वजह से उसको राजा नहीं बनाते हैं। अब वो बोलता है कि मैं सिर्फ विकलांग हूँ इसलिए आपने मुझे राजा नहीं बनाया, जो कि मैं वहाँ पर वो लोग समझते हैं कि ये दिमाग से भी अयोग्य है और शरीर से भी अयोग्य है। उसी तरह से यहाँ पर मराठा साम्राज्य में जो मराठा संघ के सरदार थे, वो ये जानते थे कि राघोबा एक अयोग्य शासक है। यही कारण है कि उन्होंने जो बालाजी विश्वनाथ थे, जो बालाजी बाजीराव थे, जो कि 1740 से लेकर 1761 तक पेशवा रहते हैं, उन्होंने मराठा संघ के सरदारों ने बालाजी बाजीराव के पुत्र को अगला पेशवा नियुक्त किया, ना कि उनके भाई को। तो यहाँ पर राघोबा देखिए कितना षड्यंत्र रचता है। 1772 में जब क्षय रोग से माधवराव प्रथम की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जैसे इतिहासकारों ने कहा कि मराठों के लिए पानीपत के तीसरे युद्ध में हुई पराजय से भी ज़्यादा घातक यह था माधवराव वन का अचानक मर जाना।
अब यहाँ पर राघोबा सोचता है कि भाई देखो, अब तो ये मर चुके हैं, अब वो सिर्फ एक योग्य व्यक्ति था, मतलब वयस्क सिर्फ एक व्यक्ति था, अब वो मर गया। अब तो सबसे समझदार और सबसे अच्छा मैं ही हूँ, तो मराठा संघ मुझे ही पेशवा बनाएगा अगला। अब यहाँ पर मराठा संघ, जिसमें नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया जैसे योग्य और दिमाग वाले लोग थे। नाना फडणवीस को मराठों का चाणक्य कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि राघोबा अयोग्य व्यक्ति है और अगर उसे पेशवा बना दिया गया तो कल्याण कर देगा, हलवा बांट देगा पूरे मराठा साम्राज्य का। इसलिए उन्होंने नारायण राव को अगला पेशवा नियुक्त किया। अब सोचिए, आप यहाँ पर राघोबा को पेशवा नहीं बनाया, बल्कि एक 4-5 साल के छोटे से बच्चे को पेशवा उन्होंने बना दिया और कहा कि अब इनकी जो हैं अल्पवयस्क, ये सिर्फ साइन करने के लिए बैठेंगे, वरना पूरा जो प्रशासन है वो संघ चलाएगा, यानी कि जो सरदारों का संघ है वो चलाएगा। तो 1772 से 1773 तक ये रहते हैं। अब रघुनाथ राव बहुत ज़्यादा तिलमिला जाता है। वो सोचता है कि यार मैंने ऐसा कौन से कर्मकांड कर दिया जो नाना फडणवीस मुझसे इतना जलता है। मुझे पेशवा क्यों नहीं बना रहे भैया, तुमको भी हम कुछ दे देंगे, तुम्हारे लिए भी हम रसियन बुलवा देंगे, सॉरी, तुम्हारे लिए भी हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे, प्लीज़ हमें बना दो। तो ये नहीं बनते। अब राघोबा यहाँ पर षड्यंत्र करवाते हैं और नारायण राव को साफ कर देते हैं, उनकी हत्या करवा देते हैं 1773 में। अब सोचते हैं अब तो भाई, अब तो ये भी चला गया, अब तो मुझे बनाओगे ही बनाओगे। अब वो सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मुझे अगला पेशवा बनाएंगे। अब राघोबा यहाँ पर खुशी से पार्टी कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक खबर पता चलती है। क्या? अगले पेशवा बन चुके हैं माधवराव सेकंड या माधव नारायण राव, जो कि माधव राव फर्स्ट के पुत्र होते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर से राघोबा खसक जाता है उनका। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस, जो कि इस समय पर योग्य मराठा सरदार थे और मराठा संघ के हेड भी थे, ये माधवराव सेकंड को पेशवा बना देते हैं। ये अल्पवयस्क है, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं अभी। इससे नाराज होकर राघोबा पेशवा बनने की इच्छा से बम्बई गवर्नर पर चल जाते हैं। दोस्तों, कभी भी घर हो या कोई देश हो या कोई साम्राज्य हो, वो तब बर्बाद होता है जब आपके ही अंदर का कोई लंका भेदी निकल कर आ जाए। रावण कभी नहीं मरता जब तक उनके भाई राम को नहीं बताते, भगवान राम को नहीं बताते कि आप उसकी बोमली में मार दो तीर, उसकी बोमली में अमृत है, वो मर जाएगा। हालांकि रावण बुरा था, उसका अंत निश्चित था, वो किसी ना किसी तरीके से मरता। लेकिन यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि आपके घर का ही व्यक्ति जब तक आपके खिलाफ नहीं जा सकता, तब तक आपका कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, दुनिया वाले लाख बुरा कुछ भी कहें कि तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तुम्हारा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अपने घर वाले, अपने पिता, अपनी फैमिली, जब हमारी माँ कहने लगती है कि तुम क्या करोगे ज़िंदगी में, कब तक पढ़ोगे, कब नौकरी लगेगी, तो वो बातें चुभती है हमारे दिमाग में जब हमारे घर वाले कुछ कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि जब हमारे घर से ही आग फैलती है तो परिवार जल्दी टूटता है। जब दो पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है और तीसरा व्यक्ति आग लगा देता है तो उनका रिश्ता जल्द खराब हो जाता है। राघोबा को स्वतंत्र बनने का काम यहाँ पर कर रहा था। जब उसको लग गया कि मुझे नहीं बन सकता मैं पेशवा बिना कुछ कर्मकांड किए, तो वो चला गया बम्बई गवर्नर के पास। बम्बई गवर्नर के पास बोला उसने जाके कि मुझे पेशवा बनना है। अब राघोबा कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं था, उसकी भी थोड़ी बहुत पहुंच थी। अब कंपनी ने बोली कि तुम हमारी ये शर्तें मान लो, तुम हमें वसीन और सालसेट दे दो, जो कि अच्छे बंदरगाह और कर वाले क्षेत्र थे। साथ ही साथ तुम अपनी विदेश नीति हमारे आधार पर तय करोगे। मतलब तुम्हारी विदेश नीति, तुम किसके साथ युद्ध लड़ना है, तुम किसके साथ संधि करना है, किसके साथ संबंध रखते हैं, हम तय करेंगे। ये बात मान लो, हम तुम्हें पेशवा बना देंगे और कुछ करार या फिर कुछ शर्तें हमारी और मान लेना। राघोबा मान गया।
इसे ही सूरत की संधि कहा गया, जो कि 1775 में हुई थी, जिसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। अल्पवयस्क माधवराव सेकंड की सहायता के लिए 12 सरदारों की परिषद बनी, जिसे 12 भाई काउंसिल कहा गया। 12 भाई काउंसिल जिसका प्रमुख कौन था? फडणवीस था। 12 सरदारों से मतलब है कि 12 मराठा अधिकारियों का एक संघ बना, जिसे 12 भाई काउंसिल कहा गया, और इसका प्रमुख था नाना फडणवीस। यहाँ पर ध्यान रखना कि 12 भाई काउंसिल मराठा साम्राज्य के इस समय से संबंध रखती है, जिसके प्रमुख थे नाना फडणवीस। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माधवराव वन के बाद अगर मराठा साम्राज्य थोड़ा बहुत भी स्थिर रहा तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है नाना फडणवीस जी का। जब 1800 में इनका देहांत हो जाता है तो उस समय जो पेशवा होता है बाजीराव सेकंड, वो इतना बेवकूफ़ होता है कि वो बसीन की संधि कर लेता है, जो पूरी तरह से सुपुर्द कर देते हैं अपने आप को अंग्रेजों के सामने, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। वयस्क होने तक 12 अधिकारियों का 12 भाई परिषद शासन करता है। सूरत की संधि 1775 में होती है, और ये जो है माधवराव सेकंड या नारायण माधवराव, इन्हीं के समय पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी होता है। माधवराव सेकंड पर नाना फडणवीस का अत्यंत नियंत्रण था। इस नियंत्रण से तंग आकर 1796 ईस्वी में माधवराव सेकंड ने आत्महत्या कर दी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस समय तक पेशवा पद भी पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। और बात करें शिवाजी के वंशजों की, तो वो तो पहले से ही कमजोर हो चुके थे। 1749 में जो राजा राम द्वितीय है या राम राजा जो छत्रपति बनते हैं, वो पूरे अधिकार, चाहे वो प्रशासनिक अधिकार हो, न्यायिक अधिकार हो, पूरी तरह से मराठा साम्राज्य की शक्ति बालाजी बाजीराव को सौंप देते हैं। यानी कि मराठा साम्राज्य का अब सर्वे सर्वा मराठे पेशवा ही होंगे। तो छत्रपति का तो यहाँ पर रोल है ही नहीं है, वो अपनी 17 रियासत में खुश हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस उनका इतना गौरव है कि वो शिवाजी के वंशज हैं और उनके नाम पर एक वंश चल रहा है, एक साम्राज्य चल रहा है। बाकी उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। रोल था पेशवा का, तो रोल पेशवा का भी समाप्त हो गया। अब एक क्या पेशवा भाई के यहाँ पर आत्महत्या कर ली, आप सर्वोच्च हो। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री किसी दिन आत्महत्या कर लें क्योंकि वो अपने कैबिनेट से, अपने अधिकारियों से परेशान हो गए थे, जो कि मैं यहाँ पर माधवराव सेकंड चाहते तो नाना फडणवीस को रास्ते से हटवा सकते थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पेशवा पूरी तरह से यहाँ पर कमज़ोर हो चुके हैं। जो कुछ भी है वो नाना फडणवीस और 12 भाई काउंसिल, महादजी सिंधिया, होलकर के कुछ प्रमुख व्यक्ति जैसे लोग यहाँ पर अब हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। बाजीराव सेकंड की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अगले पेशवा जो होते हैं 1796 से 1818 ईस्वी। राघोवा की जो कहानी और सूरत की संधि आप फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर में समझेंगे, जो कि 1775 से 82 के दौरान होता है, उसमें आप और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आते आते तक राघोवा की मृत्यु हो जाती है। बेचारा अपनी मौत तक तड़पते रहता है कि मैं एक दिन पेशवा बनूंगा, और अपने इसी सपने के साथ में चला जाता है। अब चूंकि कोई योग्य व्यक्ति बचा ही नहीं और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर 12 भाई काउंसिल को बेबस होकर अगला पेशवा नियुक्त करना पड़ता है बाजीराव सेकंड को, जो कि राघोवा के पुत्र होते हैं। और इन्हीं के विषय में हम कह सकते हैं कि अयोग्य पिता के अयोग्य पुत्र। कुछ मराठा साम्राज्य के पतन के जिम्मेदार इनके पिता थे और बहुत कुछ ये जिम्मेदार होते हैं। 1796 से 1818 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। ये रघुनाथ राव के पुत्र और अंतिम पेशवा थे। ये अयोग्य पेशवा थे। इन्होंने मराठा संघ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मराठा संघ में फूट डालने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा संघ पतन की ओर चला गया। अब देखो, सिंधिया के प्रभाव में आकर ये क्या करते हैं, मालोजी होलकर, जो कि होलकर वंश के राजा बनने वाले होते हैं, वो इनसे बात करने आते हैं और ये हाथी से कुचलवाकर उनकी हत्या कर देते हैं।
फिर होलकर वंश के जो अगले शासक होते हैं, जो कि इन उनके सेनापति का दायित्व निभाते हैं, जसवंत राव होलकर, जिन्हें यशवंत राव होलकर भी कहा जाता है, और उन्हें मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहते हैं। और साथ ही साथ होलकर वंश के सबसे समझदार शासक तो हम उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन सबसे वीर और प्रतापी शासक के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और बाजीराव सेकंड को हटा देते हैं, और अमृत राव को, जो कि इनके ही एक रिश्तेदार होते हैं, उन्हें अगला पेशवा नियुक्त कर देते हैं। अब सोचिए, होलकर जिन्हें खुद पेशवा ने बनाया है, बाजीराव फर्स्ट के समय पर उनके दादा परदादा इनके सामने नौकरी चाकरी करते थे, जिन्हें इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है, वो तक आकर इन्हें हटा दे रहे हैं, यानी कि पेशवा कुछ भी नहीं रह गए। यशवंत राव होलकर इन्हें हटा देते हैं और अमृत राव को अगला पेशवा नियुक्त कर देते हैं। उससे नाराज़ होकर बाजीराव सेकंड जाते हैं अंग्रेज़ों के पास में, और 1802 में 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि करते हैं और कहते हैं, माई बाप मुझे पेशवा बना दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी गद्दी बचा लो भैया। तो यहाँ पर वही सहायक संधि का दौर चल रहा होता है, तो सहायक संधि की वही 5 शर्तें यहाँ पर अंग्रेज़ थोप देते हैं बाजीराव सेकंड के ऊपर। तो 5 कौन कौन सी शर्त होती है? पहली तो ये, आपके विदेश संबंध हम निर्धारित करेंगे। दूसरा ये, आपके यहाँ एक रेजिडेंट रहेगा। रेजिडेंट बोले तो एक दूत की तरह पर एक हमारा एक अधिकारी आपके मंत्रिमंडल में बैठेगा। इसका इनडायरेक्टली ये था कि वो पूरी गोपनीय बातें अंग्रेज़ों तक पहुँचाएगा, ताकि जैसे ही ये कमज़ोर नज़र आए वो पूरी तरह से कब्जा कर लें। दूसरा ये कि हमारी एक रेजिमेंट आपके पास में रहेगी। रेजिमेंट बोले तो एक सैन्य टुकड़ी, जिसका खर्च आपको देना होगा, और उसके खर्च के लिए आप उसके खर्च के बराबर की आय का एक क्षेत्र हमें देंगे, ताकि हम उसमें कर वसूल कर हमारी सेना का रख रखाव कर सकें। दूसरा, आप हमसे बिना पूछे किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। आप फ्रांसीसियों, डचों, पुर्तगालियों के साथ में संबंध नहीं रखेंगे, किसी विदेशी शक्ति के साथ में। तो इस तरह की संधि कर लेते हैं बाजीराव सेकंड। और जब उन्हें लगता है कि मैं तो रहा ही नहीं, मेरी पूरी शक्तियाँ छिन गई, मैं तो एक गुलाम बन गया, फिर वो फिर से भड़काना शुरू करते हैं मराठा संघ के सरदारों को, होलकर को, सिंधिया को, गायकवाड़ को। गायकवाड़ तो पहले ही साइड हो गए थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। जब गायकवाड़ एक जगह हार जाते हैं तो वो अंग्रेज़ों के पक्ष में चले जाते हैं। उसके बाद में गायकवाड़ मराठा सरदार होते हुए भी कभी भी मराठों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ते हैं, एक प्रकार से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और यहाँ पर सिंधिया बसते हैं, होलकर बसते हैं और भोसले बसते हैं नागपुर के। इन तीनों सरदारों को, जिनके बीच में पहले से ही लड़ाई चल रही थी, गर्मा गर्मी चल रही थी, जिसकी शुरुआत बाजीराव फर्स्ट खुद ने कर दी थी, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि अब हमें लड़ना है। 1803 में फिर से होता है सेकंड आंग्ल मराठा वॉर, और यहाँ पर चूँकि वो तीनों एक दूसरे को हारता हुआ देखना चाहते थे, तीनों में कोई एकता नहीं थी, इसलिए सेकंड मराठा वॉर भी यहाँ पर हार जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, यह अयोग्य पेशवा था और इसने मराठा संघ में फूट डालने का पूरा काम किए। इसी के समय पर दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इन्होंने राजस्व वसूली के लिए ठेके पर आधारित प्रणाली यानी कि इजारा प्रथा शुरू की थी। ये क्या थी कि यहाँ पर बोली लगाकर किसी क्षेत्र में, जैसे जमींदारी प्रथा जो कार्नवालिस ने शुरू की थी, उसी के तरह यहाँ पर ये व्यवस्था थी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधि के दौरान कंपनी ने 1818 ईस्वी में पेशवा का पद समाप्त कर दिया। कंपनी ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख सालाना पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। अब यहाँ पर बिठूर के पास इन्हें भेज देते हैं, और फिर बाद में इनके जो दत्तक पुत्र होते हैं धोंदू पंत, जिन्हें हम नाना साहेब कहते हैं, वो अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, क्योंकि पेंशन बंद कर देता है डलहौजी उनकी, क्योंकि वो दत्तक पुत्र होते हैं। दत्तक पुत्र कहकर उनकी पेंशन बंद कर देता है। बाद में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जो कि उनके सेनापति होते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, उनके पति गंगाधर राव भी झांसी का जो क्षेत्र था छत्रसाल के अंतर्गत आता था। छत्रसाल की जब बाजीराव फर्स्ट ने मदद की थी, तो उन्होंने झांसी, कालपी, हृदयनगर जैसे कुछ क्षेत्र
मराठों को दे दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट ने उनकी मदद की थी। साथ ही साथ मस्तानी को भी गिफ्ट किया था, जो कि एक नर्तकी थी, एक डांसर थी। तो यहाँ पर फिर ये सब लड़ते हैं 1857 के संग्राम में, और उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत इनकी पहुँच होती है वो भी समाप्त हो जाती है। बात करें छत्रपति की, तो छत्रपति की बात वैसे तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन फिर भी तृतीय आंग्ल मराठा वॉर के समय पर प्रताप राव महाराज नाम के छत्रपति होते हैं। फिर उनके बाद में 1818 से 1848 तक जो रहते हैं अगले छत्रपति, वो शाह अप्पा जी भोसले करके रहते हैं। फिर सतारा को भी गोद निषेध पद्धति के अंतर्गत डलहौजी अपने में मिला लेता है, और इसी के साथ में पेशवा और छत्रपति दोनों का ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद आज भी मराठा साम्राज्य न केवल क्रांतिकारियों के लिए गौरव का विषय रहा, बल्कि हर किसी के लिए रहा। आज भी ये प्रेरणा के स्रोत है। लेकिन वही है कि जो एक बार बनता है उसका पतन निश्चित होता है। मुगल साम्राज्य, जो कि अकबर के समय पर कितना महान साम्राज्य था, कितना बड़ा था, औरंगज़ेब के समय पर यह सबसे बड़े क्षेत्र में भारत में फैला हुआ था। एक समय पर आकर मुगलों की स्थिति ऐसी हुई कि वो मराठों के अधीन हो गए, और उन्हें अपना पद बचाने के लिए छोटे छोटे राजाओं से मदद लेनी पड़ गई। यही कुछ हाल मराठों का भी हुआ। शिवाजी ने जहाँ पर एक स्वर्णिम युग, एक साम्राज्य की स्थापना की, वहीं पर बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन और बाजीराव माधवराव वन जैसे योग्य पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैलाया, और भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध वंशों में शामिल कर दिया। लेकिन वही है कि जो है वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं जो हूँ अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि उन निर्णयों की वजह से हूँ जो मैंने जीवन में लिए हैं। मराठा पेशवाओं के भी वो निर्णय थे जिनकी वजह से वो कमज़ोर हुए। अगर पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ छापामार पद्धति को अपनाते, बड़ी तोपों की जगह छोटी तोपों को अपनाते, अगर सैनिकों को परिवार के साथ न जाने दिया होता, तो शायद मराठे वहाँ पर जीतते। अगर राघोबा सूरत की संधि ना करते, तो शायद अंग्रेज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर बाजीराव सेकंड बसीन की संधि नहीं करते और सभी सरदारों के साथ मिलजुल कर रणनीति बनाते, तो शायद अंग्रेज़ों का इतना विस्तार कभी हुआ ही नहीं होता। लेकिन हमेशा जो था है वो बाद में जाने के बाद में पता चलता है कि हमने अतीत में गलती की थी। हम यहाँ से केवल सबक ही ले सकते हैं, और अपने जीवन में भी सीख सकते हैं कि जब आप कोई काम को करें तो पहले अपने दिमाग में अच्छे बेहतर तरीके से सोच लें, उसके बाद किसी को कुछ बोलें, किसी के साथ कोई वादा करें, या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।